नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आप मुझे ग्राउंड पर देख रहे हैं, लोगों से लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं और कैराना लोकसभा का माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं एक वरिष्ठ पत्रकार के पास मौजूद हूं जो कि स्थानीय पत्रकार हैं और बहुत अच्छी तरीके से कैराना लोकसभा सीट को जानते हैं कि आखिरकार अब तक की क्या राजनीति यहां पर रही है, किस तरीके से सियासत हुई है। और अभी आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी है वो टिकट में लगी हुई है। एक तरफ तो मनीष चौहान है और दूसरी तरफ जो है मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी है, लेकिन समाजवादी ने यहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है जो कि इकरा हसन है। भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो समाजवादी को और इकरा हसन को टक्कर दे पाएगा, यानी कि हरा पाएगा, क्योंकि वो वही इकरा हसन है। जब विधानसभा चुनाव लड़ा था नाहिद हसन ने तो वो जेल में थे और इकरा हसन ही पूरा कैंपेन देख रही थी और उन्होंने जेल से ही उनको जिता दिया था। उन्होंने लगातार फैन फॉलोइंग बनाई, लगातार लोगों के बीच उतरी, कुछ इमोशंस भी सामने आए। तो अब क्या होगा? अब लोकसभा है, वो विधानसभा थी, वो सिर्फ कैराना तक सीमित था और ये इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं इसको लेकर। मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी में कौन कैंडिडेट ज्यादा दमदार इनको नजर आता है? बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार है, आप स्थानीय पत्रकार हैं। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैं तो ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट दिखा रहा हूं, लेकिन आप क्या समझते हैं ये कैराना की राजनीति को लेकर? रजत जी आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कैराना लोकसभा की बात कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जानना होगा कि कैराना विधानसभा का जो अतीत है, और जब भी चुनाव हुए तो एक बात आती है कि किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में जी एक आधार होता है, जातिगत समीकरण वहाँ पर लगाते हैं लोग। क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं बार बार के कौन जीतेगा कौन हारेगा, और कभी ये भी देखते हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट बहुत मजबूत है और ये कैंडिडेट ये है कि इसने तो अपने झंडे गाड़ दिए थे उस समय। अगर मैं कैराना विधानसभा की बात करूं और लोकसभा की भी बात करूं तो अजीब सा एक फैक्ट जी वहां पे सामने आता है जी। कुछ लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं। यहाँ पर जातिगत समीकरण एक अपना बार बार उसमें वेरिएशन आता है जी, और उस आधार पर लोग जब दांव लगाते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ पर जातिगत समीकरण का कोई मायने नहीं रखते जी। इसका इतिहास रहा है कि ये जो भी विधायक या जो भी वहां पर जीते तो 2 बार से ज्यादा उसने फिर से वापसी नहीं की जी। तो एक अनिश्चित सी बात है कैराना विधानसभा के बारे में। मैं बात करूं तो यहाँ से एक बार 1962 की अगर मैं बात करूं, जब हम लोग कांग्रेस की एक लहर थी तो उसे मुंह की खानी पड़ी। यशपाल जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां से खड़े हुए और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवारों को मात दे दी। तो ये तो था। अब बातें करते हैं इकरा हसन की जी। चूंकि इकरा हसन उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से है जहां पर उनके वालिद साहब भी बार बार चुनाव जीत के उन्होंने इतिहास रचा जी। और जैसा कि आपने अभी बताया ही है कि नाहिद हसन जब जेल में थे और उस समय उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने मृगांका सिंह जो भाजपा से और भाजपा की लहर में जिनके लिए चाहे वो आपके प्रदेश के सीट पर बैठे हुए योगी जी, अमित शाह जी, या फिर जो है आपके मोदी जी भी जहां कंपेनिंग में लगे हुए हैं और वो उसके बावजूद भी सीट नहीं निकाल पाई। बिल्कुल। तो इकरा हसन को देखते हो तो लगता है कि उतनी पकड़ है जनता के ऊपर, तो कोई ना कोई तो उनमें ऐसी बात है कि जो नाहिद हसन के जेल में रहते हुए इसको सीट निकाल सकती है। तो मैं मानता हूं कि अब की बार भी वो जादू उनका चल सकता है अगर उनके सामने कोई एक बहुत मजबूत दावेदारी वाला उम्मीदवार कोई दूसरी पार्टी नहीं उतारती है। और
जो भी उम्मीदवार आएगा जी, वो उम्मीदवार किस पृष्ठभूमि का होगा जी, ये राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ये चुनौती बन गया है कि इकरा हसन वर्सेस कौन। बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर मैं बात करूं मुकेश जी, तो अभी 2 टिकट की ये है जो अभी आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक तो शामली और जसाला से पूर्व मंत्री प्रदेश के और 9 बार विधायक वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके बेटे जो हैं अभी वो मौजूदा एमएलसी हैं वीरेंद्र सिंह जी, और उनके बेटे जो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, तो वो टिकट की दौड़ में है। तो यहाँ पर ना कहीं एक तरफ तो प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद टिकट की दौड़ में है, दूसरी तरफ जो है वो टिकट की दौड़ में है। तो इन दोनों के बीच में जिस तरीके से टिकट की दौड़ लगी हुई है, तो वहां इकरा हसन को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष चौहान जो है उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और युवा उनको पसंद कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब की बार भाजपा टिकट बदले। तो ये टिकट अगर बदला गया तो इकरा वर्सेस मनीष हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रदीप चौधरी और इकरा होगा। तो ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन युवाओं की पहली पसंद जो है वो मनीष चौहान हमें ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि उनकी पकड़ और शामली, क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभाएं इस लोकसभा में आती हैं, तो वो 5 की 5 विधानसभाएं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 2 जीत पाई, 3 उन्होंने खो दी थी। आरएलडी के पास चली गई थी थाना भवन सीट, शामली जो है वो भी आरएलडी के पास चली गई थी, प्रसन्न चौधरी वहां से विधायक हैं, और नकुड़ की और गंगो की ये सीट भाजपा के पास है विधानसभा में। तो अब क्या आपको नजर आ रहा है कि इधर से क्या हो पाएगा? क्या शामली बेल्ट को भी देखना होगा, क्या जाटो को भी देखना होगा? और ये जो बदलाव अभी आया है, जिस तरीके से आरएलडी अभी गठबंधन को छोड़कर और बीजेपी के साथ में गठबंधन की बात हो रही है, क्या इकरा को इससे दिक्कत होगी? इकरा को कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जयंत के साथ में जितने जाट वोटर हैं वो तो हैं ही हैं उनके बंधे हुए, और बाकी जो पहले भाजपा की मानसिकता के हैं वो भी, और वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो आपको क्या नजर आता है ऐसे? देखिए, जो इतिहास रहा है कैराना विधानसभा का या लोकसभा का भी, वो क्या करते हैं कि एक परिवर्तनशीलता, वहां की जनता ये चाहती है कि हम एक ही चेहरे को, जो मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन भी रहा है और जब बातचीत होती है लोगों से, तो वहां पे निकलता है, ये निष्कर्ष सामने आता है कि जनता परिवर्तन चाहती है, वो एक चेहरे को बार बार देखना नहीं चाहती, और ये इतिहास भी रहा है। मैंने अभी बताया कि हर 2 साल बाद वो परिवर्तन कर देती है, चेहरा बदल देती है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर प्रदीप जी वहां से खड़े होते हैं, और प्रदीप जी का चूंकि जयंत, जैसा आपने बताया कि जयंत चौधरी जी वो भी अब भाजपा की साथ जो है जुड़ने वाले हैं, तो जयंत जी का अपना एक वर्चस्व है, अपनी उनकी व्यक्तिगत पकड़, और फिर जब किसी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है, बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि उसकी अपनी एक पकड़ होती है, और उसका लाभ, राजनीतिक लाभ भी मिलता है, और उसकी पहचान का भी, उसकी पकड़ का, उसके विकास कार्यों का भी उनको लाभ मिलता है। तो अगर प्रदीप चौधरी जी वहां से खड़े होते हैं और जयंत जी उसको सपोर्ट कर देते हैं, और फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि मैं जब विश्लेषण कर रहा हूं कि उधर इकरा हसन और इकरा हसन की पकड़, लेकिन परिवर्तन जनता चाहती है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा, अगर मैं इसको बार बार रिकैलकुलेट करूं, तो समझ लीजिए कि फिर प्रदीप चौधरी, चूंकि जयंत जी का साथ और जयंत जी के साथ जुड़े हुए लोग, उधर भाजपा चूंकि सत्तारूढ़ है, और आजकल एक नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, तो वहां पर फिर कंपेनिंग और उनका जो एक प्लानिंग है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं भाजपा इस समय, तो प्रदीप चौधरी के चांसेस, यानी प्रदीप चौधरी वर्सेज इकरा हसन हो सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि समाज में कम दिखते हैं, लोगों के बीच कम जाते हैं। जब हम लोगों से पूछ रहे हैं प्रदीप चौधरी के बारे में, तो यही बातें आ रही हैं कि भाई क्षेत्र में कम है। एक बार तो लापता के पोस्टर भी जारी कर दिए गए थे उधर की साइड में, शामली की तरफ, तो वहां पर जाकर हमने पूछा भी, कह रहे कि आते नहीं हैं। और विकास की अगर हम बात करें तो भाजपा की लहर है, और भाजपा का विकास केंद्र में देखकर और पूरे हाईवेज को देखकर और चीजों को देखकर, और दूसरी चीज ये है कि कोई ऑप्शन नहीं है
क्योंकि सेंट्रल में कोई ऐसा दावेदार नहीं है विपक्ष की तरफ कि उसको लोक जनता पसंद करे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मजबूरी भी हो गई है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आ जाए और उसको वो जिताने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर जो मनीष चौहान दावेदारी कर रहे हैं उनको लेकर हो रही है, क्योंकि अगर मनीष चौहान का वहां पर वोट बैंक अच्छा रहा, क्योंकि इधर की तरफ भी लोग हैं, उधर की तरफ तो उनका इलाका है ही है, तो कहीं ना कहीं ये दो गुट हो जाएंगे। और दो गुट अभी हैं और दो गुटों में आपस में भी बातचीत हो रही है। तो उसमें क्या होगा कि वो अपना वोट बैंक अपनी तरफ रख लेंगे और ये अपना वोट बैंक जो है अपनी तरफ रख लेंगे। तो उसमें भाजपा को दिक्कत होगी, उसमें इकरा सीट निकाल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आरएलडी भी साथ में हो तो जाटों की वोट मिल जाएगी। लेकिन गुजर भी इधर बहुत ज्यादा है, गुजर बेल्ट भी इसको इधर को कहा जाता है, जितनी भी है, चाहे बात कर ले गंगों की या नकुड़ की और तमाम इस तरीके से, सरसावा भी उसमें आता है। तो ये सब चीजें हैं। तो यहीं कहीं ना कहीं इसमें टिकट को लेकर बातचीत है। युवा चाह रहे हैं कि मनीष चौहान, लेकिन प्रदीप चौधरी भी, अगर प्रदीप चौधरी को टिकट मिला तो कहीं ना कहीं कुछ डगमगा सकता है सीन, और कह रहे हैं कि भाई फिर भी अगर टिकट नहीं भी मिला तो फिर भी चुनाव लड़ने की तैयारी है उधर से। ऐसा कहीं से कहीं सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर ये दो गुट हो गए और दो भारतीय जनता पार्टी के दो अलग अलग वो हो गए तो कहीं ना कहीं फिर सीट जा सकती है। यहाँ पर एक आता है कि जब ऐसी एक सिचुएशंस में बताता हूँ कि जिस समय पिछली बार चुनाव हुए जी, तो इधर धर्म सिंह सैनी जी थे और भी जो कैंडिडेट रहे। फिर मैं उसके नीचे आ जाऊं कि जब निगम की चुनाव हुए, हाँ, तो सरसावा से विजेंद्र मोगा जी, और उधर मैं देख रहा था कि कुछ भाजपाइयों ने विजेंद्र मोगा जी के जो ये कह लीजिए कि कार्यों से या व्यवहार से या किसी भी तरह से जी कोई नाराजगी जाहिर की। नाराजगी कैसे जाहिर होती है रजत जी, कि वो पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो ऐसे चेहरे को तलाशते हैं जो पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में एक वो चेहरा पसंद किया जाता हो और लोग चाहते हो। जैसे मनीष जी का मैं आप बता रहे हैं कि मनीष जी युवा लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, युवा लोग चाहते हैं कि मनीष जी लड़े। तो उधर हमारे जो नगर निगम के राजू पवार जी, मैं यह नाम इसलिए रहा हूं कि वो भी एक निर्दलीय और आज वो भाजपा में शामिल भी हो गए हैं। जी, जी। एक पूरे अपने साथियों के साथ उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और भाजपा के परचम के नीचे वो सब एक समर्थन इस समय जो लोकसभा चुनाव है इसमें वो देंगे। यानी वहां पर एक मजबूत स्थिति हो गई है। तो वो निर्दलीय जीते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रदीप चौधरी जी पहले से भी भाजपा में हैं और वो काम भी कर रहे हैं, और इस समय ये मान के चलिए कि एक वरिष्ठ चेहरा भी वो है और एक अनुभवी चेहरा भी वो है। बिल्कुल, और जीते हुए कैंडिडेट हैं। हाँ, जीते हुए कैंडिडेट। तो ये भी चीजें इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक युवा, तो एक वो वर्ग है एक जिसमें जोश भी है, जिसमें एक कहना चाहिए कि वो परिवर्तन की दौड़ में और होड़ में शामिल है जी। लेकिन उनके जो एक विचारधारा है, अगर उस विचारधारा को हम गति देना चाहते हैं और गति भी एक ऐसे उस पर के पॉजिटिव, एक सकारात्मक तरीके से उसको यूज करें, तो वहां पर हम लोग चाहेंगे कि उनके पीछे एक अनुभवी हाथ होना जरूरी है। मनीष चौहान जी अगर चाहते हैं कि वो भी भाजपा का समर्थन करते हैं और भाजपा से, तो सोचे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अनुभव उनके पास भी है, 9 बार विधायक और प्रदेश में मंत्री रहे हैं उनके पिताजी और मौजूदा एमएलसी हैं। कह रहे वर्चस्व है उनका, वोट बैंक है उनके पास, इस तरीके की बात हो रही है। और इधर भी है, यही है, इधर भी ये भी 2-3 बार शायद एमएलए रहे हैं और एक बार एमपी आप देख रहे हैं। तो इधर भी पाला ऐसे ही है और उधर भी ऐसे ही है। लेकिन अब लोग जो है वो तराजू में तोल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई फैन फॉलोइंग किसकी है, ज्यादा किसको देख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं काम की भी बात अगर हम कर ले, काम को भी कह देते हैं यार काम करे ना करे, लेकिन वो दिखते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। और क्षेत्र में कम दिखते हैं, लोगों से कम मिलते हैं, कम आना जाना होता है। तो ये सब चीजें लगातार हमारे बीच अंतर है, जनता जो है वो कर रही है। एक अंतर है जिस बात में, देखो एक व्यक्ति इस समय अस्तित्व में है, एक व्यक्ति वर्किंग में है और एक
एक उनका एक पिताजी का, यानी मैं यहाँ पर एक विरासत है। और हमने देखा कि आज तक विरासत में एक विरासत में ये कहिए कि एक चेहरा बदलता जाता है। जैसे एक हेरारकी होती है, हेरारकी का सीधा सीधा मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा, लेकिन आजकल वो जो है एक परिदृश्य चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया है। कारण है कि लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने क्या किया, उनकी कार्यशैली क्या थी, उनका लोगों के साथ व्यवहार क्या था, हम उसको भुना तो सकते हैं, लेकिन क्या हम उसी पद चिन्हों पे चलते, क्या हमारा भी वही कार्यशैली है? एक बात। दूसरी बात, अभी चूंकि वो कई बार MP ये जो प्रदीप चौधरी जी हैं वो तो अभी सत्तारूढ़ है, उन्होंने काम कर लिया है। जहां तक जनता के बीच होना और ना होने वाली बात है, बात आती है क्या जनता के बीच में रहकर ही कार्य किया जा सकता है या जनता के बाहर रहकर भी काम किया जा सकता है? अगर कार्य हो रहा है, चूंकि एक पार्टी के बैनर के नीचे वो कार्य कर रहे हैं और कार्य निरंतर प्रगति पे है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भाजपा ने कार्य ना कराया। बिल्कुल, चलो ये तो बात आपने कही, लेकिन अगर हम बात कर लें जिस तरीके से BSP को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि BSP भी चुनाव लड़ेगी। तो आपने कहा कि जातीय समीकरण तो वहां पर कुछ टिकता नहीं है, लेकिन अगर गुर्जर की बात कर ले, क्योंकि प्रदीप चौधरी भी गुर्जर हैं और उधर से जो मनीष चौहान है वो भी गुर्जर हैं, तो गुर्जर जो है वो ज्यादातर अपने कैंडिडेट को चाहते हैं, अपनी जाति के कैंडिडेट चाहते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं गुर्जर को हटाकर किसी और का टिकट कर दिया जाए तो फिर गुर्जर जो है ना वो इधर उधर हो जाएगा। बिल्कुल। और उधर से मुस्लिम गुर्जर इकरा भी है, तो वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में BSP आती है और दलितों का वोट अगर बात करें हम, जिस तरीके से माना जाता है बहन जी का जो मतलब वोट बैंक है ही है, जो जाता ही है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए BSP का अपना वर्चस्व इतना नहीं है अभी। आपने देखा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं BSP की, तो काफी समय से वो कहीं भी पर्दे के ऊपर दिखाई नहीं देती, उस तस्वीर कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वो दलित वोट भी बटता है। हाँ। दलित वोट की जो राजनीति है वो एक बिखराव की तरफ बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जिसका वर्चस्व ज्यादा है, जिसकी लहर है, उसको उसका फायदा हो जाता है। हाँ। क्योंकि जो अपोजिशन है उससे वोट हट जाता है और वो तीसरी पार्टी को चला जाता है और उससे जो है फायदा जो है उसका होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से ना हो पाया, या फिर दलित का वोट जो है भाजपा के साथ जुड़ गया, या फिर समाजवादी, वैसे तो ज्यादातर BSP के साथ ही जाता है, वो जुड़ा हुआ है, वोट बैंक है, उसको इधर उधर हम ज्यादा नहीं मान सकते हैं, वैसे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी कैंडिडेट को लेकर कर रही है, इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, सर्वे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है कि भाई इकरा के सामने आखिरकार लाया किसको जाए। क्योंकि ये अखिलेश जी ने अभी यहाँ पर इकरा को उतारकर बड़ी बेचैनी सी कर दी है और सियासत गर्मा गई है और तमाम भाजपा के नेता ये सोच रहे हैं कि अब की बार सीट निकाले तो कैसे, क्योंकि मृगांका जो है, मृगांका जी वहां से हारी हुई है और कैराना उनका गढ़ पड़ता है। और ये देखो कि जेल में नाई दसन और फिर भी जीत गई, और इकरा ने इतनी मेहनत करी, और जो मुस्लिम वोट है वो इकरा के साथ है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, वो कहीं और नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इकरा हसन का अपना, मैंने पहले बताया, जैसे हमने शुरुआत में हम बातचीत कर रहे थे, तो उसमें भी यही है कि इकरा हसन का वर्चस्व इतना है कि देखो मुस्लिम वोट और जाट, यानी चूंकि ये कैराना जो लोकसभा है वो जाट बाहुल्य भी है और मुस्लिम बाहुल्य भी है। अगर प्रदीप चौधरी जी की बात करते हैं वहां गुर्जर जुड़ जाते हैं। रही बात अब इनके कैंडिडेट्स के, भाजपा किस कैंडिडेट्स को, तो हाई कमान में जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो हाई कमान के लोग जरूर एक ऐसा रहा, चूंकि वो बुद्धिजीवी है। आपने खुद ये बात कही कि वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए खुद अमित शाह आए और फिर भी वो सीट नहीं निकाल पाए, तो ये आसान नहीं होगा। मुकाबला तो आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो उनकी नीति किस तरह की वो एक
नीतियां वहां पे लेके आते हैं, किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कौन से कैंडिडेट को, और कितनी समझदारी दिखाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि हाई कमान को बहुत समझदारी के साथ ये फैसला लेना होगा कि ऐसा उम्मीदवार वहां पर उतारें जिसका अपना वहां पर। एक बात और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, चूंकि मनीष जी का और प्रदीप चौधरी जी के बीच में इन लोगों को कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि जिसका देखा कि भाई ये वर्चस्व में है तो फिर वो उसको छोड़ दे कि पहले कौन था और अब कौन आएगा। हमें उस सीट को जीतना है, है ना। ये धारणा रखते हुए हाई कमान अपनी एक निर्णय सकती, मतलब कहने का मतलब है कि जिसकी तराजू में ज्यादा दम होगा, जिसकी ज्यादा भारी होगी उसकी तरफ हो जाना चाहिए। सही जा रहे हैं, बिल्कुल वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जिसकी जो है, जिसके साथ दलबल ज्यादा है और जिसकी एक उम्मीद ज्यादा है और जो एक पकड़ कर सकता है और जो इकरा हसन को टक्कर दे सकता है, उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को उतार दे बिना किसी हील हुज्जत के। ये दोनों लोग भी मान जाए। अच्छा, एक चीज और आती है मुकेश जी की मृगांका जी जो हैं वो 2 बार चुनाव लड़ चुकी है कैराना से, लेकिन उनको भी चाहते हैं लोग, बिल्कुल, क्योंकि बुआ जी के नाम से वो फेमस हैं और उनके पिताजी ने बहुत ज्यादा काम किया है, वर्चस्व रहा है उनका, तो उनको भी लोग मांगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मृगांका का टिकट हो जाए तो इकरा वर्सेस मृगांका हो जाएगा, तो उसमें क्या देख रहे हैं आप, क्या कुछ निकल सकता है उसमें? लेकिन बात यह है कि अतीत में जाएं तो वहां पर हम चांस नहीं ले सकते। ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि वहां पर हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस बाहो में, जब बाहो आपके पक्ष में है, बाहो बिल्कुल जो है आपके, ये चलिए कि कुछ भी अगर किसी को भी खड़ा कर दे वहां पे जीत जाना चाहिए था, और उस लहर में वो नहीं उस बह पाए, तो ये सब मतलब एक मेरा अपना मानना है कि जब हम अनुकूल प्रवाह के साथ, जब अनुकूल आपकी धारा हो और उस धारा में आप जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, उस किनारे पर न, यानी जब आपकी कश्ती साहिल तक नहीं पहुंच पाती, जब लहर आपके अनुकूल हो, तो अब तो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। बिल्कुल। तो क्या मेरा मानना है कि इस समय हमें चांस लेना नहीं चाहिए। बाकी हाईकमान क्या करता है तो वो जानते हैं कि भाई किस तरह के समीकरण बिठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये साबित हो सकता है कि भाई ये सीट वो गवा सकते हैं अगर उन्होंने सही डिसीजन ना लिया। नहीं, यहाँ पे निर्णय, यहाँ पर सही समय पर सही निर्णय सफलता की ओर अग्रसर होता है। हम लोग राजनीति में चांस नहीं ले सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और जी एक बात हो रहा है कि इस समय एक्सपेरिमेंट का समय भी नहीं है ना। इस समय चूंकि 2024 का, जब वो ये कह रहे हैं, जब उनका एक टारगेट फिक्स हो गया कि अब की बार 400 पार, तो फिर तो बहुत सोच के, बड़ा समझ के, चूंकि ये बहुत आसान रास्ता नहीं है, है ना। ये डगर बहुत कठिन है, ये राजनीति है, इसमें कूटनीति भी है, इसमें सब कुछ चलेगा, है ना। तो सोचें वो हाईकमान और निर्णय ले लें कि हमें इस उम्मीदवार की चयन पर ही निर्भर करता है। भाजपा वहां से निकाल पाएगी, इकरा को क्या वो टक्कर दे पाएंगे, ये सवालात उनके जहन में होने चाहिए और तब वो उम्मीदवार का चयन कर। चलिए, तो देखिए जितना हमें मालूम था और जितनी हम ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, और जिस तरीके से हमें माहौल नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये 2 गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी में है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, कौन किसका टिकट होगा, कौन यहाँ से एमपी बनेगा, इकरा हसन होगी या फिर प्रदीप चौधरी होंगे या मनीष चौहान होंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा माहौल आपको दिखा रहे हैं वो आप समझ भी पा रहे होंगे। तो अभी हम डॉक्टर मुकेश जी के पास थे और वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी तरीके से यहाँ की राजनीति को समझते हैं। इनसे मैंने आपकी वार्तालाप कराई और इनसे सवालात किए और इन्होंने पूरी तरीके से समझाया कि यहाँ पर जातीय समीकरण नहीं चलता है, जातिगत समीकरण यहाँ पर नहीं चलता है। और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस पर दाव लगाती है वो बड़ा सोच समझ के दाव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैराना लोकसभा कोई आसान लोकसभा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको आगे भी देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस पर क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको शेयर कीजिएगा। आपकी राय क्या कहती है लगातार आप बताइएगा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।